जैसे कि पिछले क्लास में तुम लोगों को बताया गया कि हाइड्रोफ्रैक्चरिंग होता क्या है। एंड सुनो अच्छे से रहना, ठीक है, बदमाशी मत करना वहाँ पे। सेल रॉक क्या है तुम्हारा? बी सीरियस नीतीश, बी सीरियस। देखो 3000 मीटर बिलो होता है, यानी कि 3000 मीटर का मतलब क्या होगा? 3 किलोमीटर नीचे। बड़ा टास्क है। उसमें हम वाटर, केमिकल, सैंड सबको इंजेक्ट करते हैं हाई स्पीड पे, तब एक जगह से तुम्हारा फिशर्स में, यानी कि उसको हम इतना ज़्यादा गैप में पानी डालते हैं और तुम्हारा सैंड डालते हैं, केमिकल डालते हैं, ताकि ओपन जो तुम्हारा क्रैक्स हो वो ओपन ही रहे और मैक्सिमम गैस वहाँ से गस आउट कर जाए, निकल जाए। तो यही बात किए थे कल और उसको हम ट्रैप कर सके। तो देखो व्हाट इज़ द रोल प्लेड बाय ग्वार गम, इसके बारे में कल भी चर्चा किए थे कि ग्वार गम होता क्या है। और ग्वार गम जैसे कि मैंने कहा कि यदि हम पानी में थोड़ा सा भी ग्वार गम मिलाएं तो पूरी तरीके से वो गम का रूप ले लेगा, इसलिए ग्वार गम कहा जाता है इसको। और जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सो फार योर एक्सट्रैक्शन ऑफ सेल गैस इज कंसर्न। समझे? इस चीज़ को ध्यान दो यहाँ पे कि ग्वार बीम क्या है, ज़्यादातर हमारे राजस्थान और हरियाणा में होता है। और देखो ये क्या वाटर को तुरंत ये थिकली जेल में कन्वर्ट कर देता है, जो हम बोल रहे थे। तो ग्वार गम से देखो क्या फ़ायदा होता है, विस्कोसिटी बढ़ जाता है वाटर का। विस्कोसिटी मतलब क्या होता है कि रिस्ट्रिक्शन, ये विस्कोसिटी मतलब फ्लो का रिस्ट्रिक्शन, एक लेयर के ऊपर दूसरा लेयर का जो होता है रिस्ट्रिक्शन, समझे, ये बढ़ जाता है। और हाई प्रेशर पंपिंग मेक्स हाई प्रेशर पंपिंग एंड फ्रैक्चरिंग प्रोसेस मोर एफिशिएंट, और जो हम पंपिंग करते हैं, डालते हैं, और एफिशिएंट हो जाता है, यानी कि और हाई प्रेशर में नीचे वाटर जा सकता है। बात समझे? हाई विस्कोसिटी ऑफ वाटर का मतलब क्या है? इज मच मोर इफेक्टिव एट सस्पेंडिंग सैंड ग्रेन्स। जब हाई विस्कोसिटी वाटर होता है तो वो जो तुम्हारा सैंड ग्रेन्स है वो और अच्छे से सस्पेंड होता है और कैरिंग दैम इनटू द फ्रैक्चर्स, वो आराम से चला जाता है, ठीक है, फ्रैक्चर के अंदर चला जाता है। तो अर्लियर ग्वार गम वॉज मेनली यूज्ड एन एडिटिव। पहले देखो, पहले इसका आइसक्रीम और सॉसेस में एज अ एडिटिव का काम करता था, एडिशंस करता था उसका फ्लेवर के टाइप के। वहाँ इसका जैसे ही डिस्कवरी होने शुरू हो गया कि सेल गैस एक्सट्रैक्शन भी कुछ चीज़ होता है, तो ग्वार गम का प्रोमिनेंसी और बढ़ते चला गया और डिमांड होना शुरू हो गया। तो वही बोला कि प्राइस शॉट अप इनॉर्मसली, प्राइस और बढ़ना चला गया, बढ़ते चला गया। क्योंकि आप देखो कोई भी एनर्जी सेक्टर में किसी भी ऑयल्स का, वेजिटेबल ऑयल्स का, वेजिटेबल प्रोडक्ट्स का यदि मिश्रण हो जाए तो कह सकते हैं कि उसका इकोनॉमिक वैल्यू अपने आप बढ़ जाएगा, क्योंकि एनर्जी ऐसा है कि हमको चाहिए ही चाहिए। तो देखो यहाँ पे यही बात होगा कि एक्सट्रैक्शन ऑफ सेल गैस में क्या प्रॉब्लम्स है ना, हमारे भारत में स्पेशली क्या प्रॉब्लम है। देखो हाइड्रोलिक फ्रैक्चरिंग नीड्स लार्ज एरिया, जहाँ बड़ा एरिया हो, जहाँ हम नीचे कर सकें। तो इंडिया में जानते हो प्रॉब्लम बहुत तरह का है। एक तो आपको लैंड एक्विजिशन, लैंड रिफॉर्म्स में बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, आपको क्लियरेंस मिलता नहीं है, इन्वायरमेंटल क्लियरेंस का प्रॉब्लम है। दूसरा देखो लार्ज वाटर सप्लाई चाहिए, क्यों? क्योंकि आपको वाटर डाल के फिर सैंड डालना है, फिर केमिकल डालना है। आप जानते हैं कि भारत में शॉर्टेज ऑफ वाटर है, वाटर स्ट्रेस है। ग्वार गम तुम्हारा क्या है? फ्लूइड विस्कोसिटी एजेंट है। देखो ग्वार गम टू कॉस्टली, बहुत महंगा आता है। ऑल्दो इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ग्वार गम, है महंगा चीज़ है ये, बट ड्यू टू द हैवी इम्पोर्ट्स फ्रॉम यूएस सेल गैस कंपनी, वह काफ़ी इम्पोर्ट लगा देता है बाहर यूएस कंपनी सब। तो क्या होता है तुम्हारा, जब इट्स प्राइजेस हैव इंक्रीज बाय 10 टाइम्स विद इन ईयर, एक साल में ही बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। क्योंकि इम्पोर्ट कंपनी जो है वहाँ जो लेता है हमारे इंडिया से ग्वार गम, वो काफ़ी बढ़ा देता है, तो मार्केट पहुँच नहीं पाता है, रीच नहीं हो पाता है, क्योंकि यूएस का अपना प्रोटेक्शनिस्ट मेजर है। दस शॉर्टेज फॉर डोमेस्टिक इंडस्ट्री हु कैन नॉट कीप अप विद द प्राइज ऑफर्ड बाय अमेरिकन। तो इसलिए हमारे भारत में, बात समझो, हमारे भारत में क्योंकि बाहर चला जाता है, क्योंकि एक्सपोर्ट चला जाता है, तो भारत में डोमेस्टिक कंजम्पशन कम हो जाता है। सही बात है, क्योंकि हम देखें, हमने कॉफ़ी का भी एग्जांपल देखा ही है। तो क्या क्या प्रॉब्लम्स है देखो, ध्यान देना है वहाँ पे। इन्वायरमेंटलिस्ट क्या है, ऑब्जेक्ट करते हैं कि फ्रैक्चरिंग नहीं होना चाहिए, क्योंकि इससे फॉरेस्ट कवर भी डैमेज होता है और साथ साथ कंटामिनेशन ऑफ ग्राउंड वाटर हमेशा हो सकता है, चांसेस है, क्यों ना हो, केमिकल सैंड भेज रहे हो तो हो ही सकता है। प्रोसेस में आपको 5 to 9 मिलियन लीटर्स ऑफ वाटर पर एक्सट्रैक्शन एक्टिविटी डाला था, इतना ज़्यादा आपको वाटर चाहिए। तो क्या है, तो चैलेंज है कि इंडिया का फ्रेश वाटर रिसोर्सेज कहीं यहीं पे चला जाए। एक तो इंडिया वाटर स्ट्रेस कंट्री है। उसके बाद देखो कि इंडस्ट्री ऑफिशियल सेड दैट द ट्रीटेड वाटर कैन बी रीयूज्ड। हाँ, ये अलग बात है कि बोलता है कि जो वाटर जो डाले हैं उसको फिर ट्रीट करके हम रीयूज़ कर सकते हैं। $1 मिलियन सवाल है कि कैसे उसको करोगे, कैसे उसको डिस्पोज करोगे, फिर कैसे उसको फिल्टर करोगे, दैट इज $1 मिलियन क्वेश्चन। एक तो हमारा इंडिया में टेक्नोलॉजी उस लेवल का नहीं है, खाली भाषणबाजी करने से नहीं होता है ना। सुनो,
इफ़ यूएस कैन देन वाई कांट इंडिया? जब यूएस इतना सेल गैस एक्सट्रैक्शन कर सकता है, हमने तो बोला ही पिछले क्लास में भी कि सेल का एक्सट्रैक्शन पूरा यूएस ने एक डिबेट खड़ा किया कि यस वी कैन गो फॉर द सेल गैस एक्सट्रैक्शन, तो इंडिया क्यों नहीं कर सकता? जब यूएस कर सकता है तो इंडिया क्यों नहीं कर सकता? दोनों में बहुत अंतर है। देखो एक तो वाटर स्कैर्सिटी है, इंडिया देखो वाटर स्कैर्सिटी को फेस करता है, जबकि यूएस क्या है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वाटर ही वाटर है वहाँ पे। अब देखो अब यूएस पूरी तरीके से स्क्रूटिनी नहीं है, आप करते हो ड्रिलिंग सब करते हो तो कोई डिपार्टमेंट वहाँ पे इन्वॉल्व नहीं होता है, आके इंस्पेक्शन नहीं करता है। भारत में हर लेवल पे इंस्पेक्शन है, तो आपका ब्यूरोक्रेटिक हडल्स है, इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का हडल्स है। तो वही कहा जा रहा है कि यूएस में क्या कि नेचुरल गैस डिपार्टमेंट आपका कोई केमिकल इंजेक्शन ग्राउंड में डाल रहा है नहीं डाल रहा, उससे कोई स्क्रूटिनी नहीं होता, कोई चेक रेक नहीं होता वहाँ पे। भारत में जानते हो चेक होता है। इट एग्जाम्स कंपनी को पूरी तरीके से एग्जाम कर दिया गया कि यस आप केमिकल जो भी यूज़ करना करो हाइड्रोलिक फैक्चरिंग के लिए, इट्स ओके, इट्स फाइन। तो ऐसा तो हमारे भारत में ऐसा कोई लेजिस्लेशन तो है नहीं कि कोई भी केमिकल यूज़ करो। हम तो हर समय रहते हैं कि कहीं हमारा यूट्रोफिकेशन नहीं हो रहा है, बात समझे ना। तो इंडिया में ये प्रॉब्लम है। तीसरा प्रॉब्लम इंडिया में ओनरशिप इश्यूज़ को लेके है। देखो यूएस में क्या कि सिटीजन या रेसिडेंट जो है अपना रिसोर्सेस यानी ग्राउंड के नीचे जो मिलेगा उसका सिटीजन का है वो। भारत में ऐसा नहीं है। कल भी बताया था मैंने कि आपका जो सोयल है लैंड के नीचे वो पब्लिक प्रॉपर्टी है, तो कंपनी मस्ट फॉलो ऑल नेसेसरी रूल्स। जो कंपनी होगा तो बोले पब्लिक प्रॉपर्टी यानी सरकार का है तो सरकार का नियम कायदे फॉलो करने होंगे उसको। जैसे मैंने कल बोला कि नीचे हमारा एक घैला मिल गया सोना का, यदि सरकार को पता चलेगा तो वो ले लेगा वो, कि वो पब्लिक प्रॉपर्टी है। ये अलग बात है कि नहीं बताता है आदमी, डेट्स अ डिफरेंट स्टोरी। मैं रूल समझो, तुम लोग जेवर बना के बाबू रख लेगा नहीं। देखो अब एक तो बड़ा दिक्कत है कि मैपिंग और रिजर्व उतना तो हमारा बढ़िया टेक्नोलॉजी भी नहीं कि हम बढ़िया सटीकता से मैपिंग कर ले। और यूएस मैपिंग में कितना आगे है, मैपिंग का बात हो रहा है तो तुम लोग को मॉडर्न इंडिया का भी बात याद कर लो, कैसे डच ने ले लिया था, मोनोपोली तोड़ दिया था। द यूएस हैज़ मैप्ड ऑल इट्स सेल रिजर्व, बताओ सब अच्छे से मैप कर लिया उसने। इंडिया में बताओ देयर इज अ क्लैरिटी इन द एक्सटेंट रिकवरेबल सेल गैस। इंडिया में देयर इज अ क्लैरिटी है एग्जैक्ट रिकवरेबल सेल गैस का रिजर्व का है, मगर मैप उतना नहीं तगड़ा है जितना तगड़ा यूएस का है। और कह सकते क्योंकि यूएस टेक्नोलॉजिकली कंट्री है ना, बहुत टेक्नोलॉजी है वहाँ पे बताओ हम अभी तक जीपीएस यूज़ करते हैं उसी का, तब नेविक तो अभी तक ऑपरेशनलाइज होते रह गया है। IRNSS थोड़ा बहुत नॉलेज होगा तुम लोग को। पॉपुलेशन डेंसिटी देखो, अब पॉपुलेशन डेंसिटी मच लोअर है यूएस में तो आराम से कर सकता है, हमारा तो घना आबादी है ना। तो लैक ऑफ पाइपलाइंस, बताओ पाइपलाइंस कहाँ है हमारे पास, ये बताओ ना। पाइपलाइंस को लेकर तो हम तो उसका कोल बेड मिथेन को रो रहे थे, इसके लिए कहाँ से आएगा। तो देखो कि ऑल यूएस में जो तुम्हारा है वो बढ़िया से जितना भी लोकेशन से जहाँ पे सेल गैस निकाले जा रहे हैं वहाँ पे पाइपलाइन आराम से निकलेगा, आराम से जाएगा गैस। बल्क ऑफ दिस रिजर्व इन ईस्टर्न इंडिया लैक द नेसेसरी, हमारा जो ईस्टर्न इंडिया में इस तरफ जो है जहाँ सेल गैस निकलता है कोस्टल एरियाज में, वहाँ पे हमारे पास पाइपलाइंस है ही नहीं कि हम ट्रांसपोर्ट कर सके गैस को। डैट मैनी प्राइवेटर्स आर वरी अबाउट अंडरटेकिंग, इसलिए प्राइवेट प्लेयर्स लोग आते ही नहीं है कि हम वही बोलें आएंगे जब मार्केट में बेचेंगे, हो सकता है सस्ता, हो सकता है महंगा हो तो हमारा मार्केट में चलेगा ही नहीं चलेगा, इसलिए इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर लगाता ही नहीं है प्राइवेट प्लेयर्स। और सरकार भी उस तरह से प्रोएक्टिव नहीं है। बात समझ रहे हो ना। देखो एक सवाल पूछ लिया गया सिविल सर्विस का, ठीक है, तो समझते हैं कि एक्सट्रैक्शन ऑफ सेल गैस से रिलेटेड और भी समझते हैं कि इतना कुछ पढ़े हो तो इसका थोड़ा समझ लो कि कितना हमारे भारत में है इसका क्षमता। बोला कि इंडिया के पास लगभग 300 बिलियन टन ऑफ कोल है जो कि सोइल के अंदर पड़ा हुआ है। समझे बात को। एक्सट्रैक्शन कॉम्प्लिकेटेड है क्योंकि इन्वायरमेंटल इश्यूज है। अंडरग्राउंड कोल गैसिफिकेशन, इससे देखो हम लगभग 7000 ट्रिलियन क्यूबिक फीट ऑफ गैस हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, जो कि सेल रिजर्व से भी ज़्यादा होगा। ये जानते हो अंडरग्राउंड कोल गैसिफिकेशन में बताया है मैंने कि अंदर ही हम कोल को गैस में कन्वर्ट करके पाइपलाइन से भेज दिए। मैंने पिछले डे टू डे करंट अफेयर्स में बताया था तुम लोग को, रिवीजन मॉड्यूल में बताया था। इनफैक्ट इंडिया सेल गैस कितना है तुम्हारा, इसका तुम्हारा 65 ट्रिलियन क्यूबिक फीट है। और इंडिया का CBM पोटेंशियल 450, यानी कि हमारे पास CBM का पोटेंशियल ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू सेल गैस, कोल बेड मिथेन का ज़्यादा है। तो फोकस मस्ट बी ऑन CBM एक्सप्लोरेशन रेदर दैन सेल बिजनेस, क्योंकि हमको पता नहीं कितना वाइबल होगा वो, कितना इकोनॉमिक वाइबल होगा हमको पता नहीं है। तो हमारा ध्यान कोल बेड मिथेन की तरफ ही जाना चाहिए ज़्यादा, क्योंकि रिजर्वर ज़्यादा है हमारे पास।
और हम कोल माइनिंग पहले से करते हैं, कोल माइनिंग करते हैं तो उसका अंडरग्राउंड होने का ही चांस रहता है, जानकारी भी ज़्यादा है हमारे पास। तो देखो यहाँ पे एक सवाल पूछे गए थे, यूपीएससी मेंस क्वेश्चन है, देखो लोग अच्छे से समझो कैसे पूछता है सिविल सर्विस में क्वेश्चन। देखो, इट इज़ सेड दैट इंडिया हैज सब्सटैंशियल रिजर्व ऑफ शेल ऑयल एंड गैस which can feed the needs of the country. However, tapping of resources doesn't appear to be high on the agenda. मतलब टैपिंग नहीं किया जा रहा है। डिस्कस critically the availability and issues involved. अब डिस्कस करिए क्या प्रॉब्लम्स, क्या क्या इश्यूज़ है इसके साथ। सभी चीज़ बोल सकते हो जो अभी तक हमने बताया है, तो समझ गए, ये जितना हम पढ़ाए हैं सबसे रिलेटेड है वो टॉपिक। आप वहाँ से बोल सकते हो कि इशू ये इन्वॉल्व है। और इसमें क्या क्या चीज़ के बारे में पूछा गया, देखो सेल गैस के बारे में पूछा गया है ना, सेल ऑयल एंड गैस के बारे में, यानी कि पूरी तरीके से जब यूएस में चल रहा था तब आपको करंट अफेयर से पूछा गया था। ये यूएस में चला था, इंडियन कॉन्टेक्स्ट में पूछ लिया गया था। ये 17 का क्वेश्चन होगा ये मेंस का, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं अंडरग्राउंड कोल गैसिफिकेशन का, जो तुम लोग जानते हो, कोई नया चीज़ तुम मैं बता नहीं रहा हूँ, ये सब जानते हो, डे टू डे करंट अफेयर्स में बताए थे क्लास में। देखो अंडरग्राउंड कोल गैसिफिकेशन मतलब इन सिटू गैसिफिकेशन, यानी कि जिस जगह पाया जा रहा है वहीं पे कन्वर्ट हो रहा है, इन सिटू यानी कि वहीं पे। एक्स सिटू मतलब वहाँ से नहीं दूसरे जगह पे कन्वर्ट होना, बोलते हैं इन सिटू प्रिजर्वेशन है, एक्स सिटू प्रिजर्वेशन या कंजर्वेशन है। हम इन्वायरमेंट के टॉपिक में बार बार देखते हैं इन सिटू और एक्स सिटू का बात होता है। देखो यानी कि अंडरग्राउंड कोल गैसिफिकेशन आपका वहीं होने वाला गैसिफिकेशन है। प्रोसेस कैरिड आउट इन नॉन माइंड कोल सीम्स, यानी कि जहाँ पे आपने माइनिंग नहीं किया, जो 10 का 10 पड़ा हुआ है, नहीं 10 का 10 पड़ा है तभी ना आप फिर वाटर डालोगे, फिर वहाँ से मीथेन ट्रैप करोगे। तो वही क्या कि नॉन माइंड कोल सीम्स है, आप वहाँ पे क्या करोगे, ऑक्सीडेंट्स इंजेक्ट करोगे, ठीक है, ऑक्सीजन से रिलेटेड चीज़, एंड ब्रिंगिंग द प्रोडक्ट गैस टू सरफेस, और आप गैस क्या करोगे, सरफेस पे लाओगे और उसके बाद आप वहाँ से निकाल लोगे थ्रू प्रोडक्शन वेल्स ड्रिल फ्रॉम द सरफेस। कैसे लाओगे, क्योंकि आपने एक ड्रिल लगवा दिया है, वेल बनवा दिया है, तो वहाँ से गैस आपका आएगा सरफेस पे, आप वहाँ से ट्रैप कर लोगे। दैट इज़ द वे ऑफ कोल गैसिफिकेशन। समझ रहे हो बात को। द प्रीडोमिनेंट प्रोडक्ट्स जो होंगे वो मीथेन होंगे, हाइड्रोजन होंगे, कार्बन मोनोऑक्साइड होंगे, कार्बन डाइऑक्साइड होंगे, बहुत सारे ग्रीन हाउस गैसेज भी आएंगे आपके इसके साथ। द टेक्निक कैन बी अप्लाइड टू कोल रिसोर्सेज दैट आर अदरवाइज अनफर्टिबल और टेक्निकली कॉम्प्लिकेटेड टू एक्सट्रैक्ट बाई। देखो ये मेथड कहाँ काम आएगा, ये मेथड वहाँ काम आएगा जहाँ पे हम टेक्निकली बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है उसको एक्सट्रैक्ट करने में। तो बेटर है कि नीचे ही आप कोल को गैसिफाई करो और कलेक्ट कर लो, दैट इज़ अ बेटर वे। वही कहा जा रहा है कि ये टेक्निक ज़्यादा अप्लाइड होता है उस कोल रिसोर्सेज में जो अनप्रॉफिटेबल है, यानी कि उसको निकालिएगा तो फ़ायदा नहीं होने वाला है आपको, नंबर 1। और टेक्निकली बहुत कॉम्प्लिकेटेड है उसको निकालना ट्रेडिशनल मेथड से, तो इसके अच्छा कि उसको अंदर ही आप गैस बना दो और कलेक्ट कर लो ड्रिलिंग से। समझ रहे हो ना बात को। तो जो अंडरग्राउंड कोल गैसिफिकेशन है हैज़ द पोटेंशियल टू एक्सप्लोर द कोल रिसोर्सेज। अभी देखो कोल रिसोर्सेज जो हमारे पास है उसको हम पूरी तरीके से यूज़ कर सकते हैं, उतना पोटेंशियल है यूसीजी के पास। रिगार्ड एज आइदर अनइकोनॉमिक टू वर्क बाय कन्वेंशनल अंडरग्राउंड कोल एक्सट्रैक्शन और इनएसेबल टू ड्यू टू डेप्थ जियोलॉजी और अदर माइनिंग। जितने भी प्रॉब्लम्स है इससे एसोसिएटेड कोल माइनिंग से, चाहे आपका सेफ्टी का बात हो, चाहे माइनिंग का प्रॉब्लम्स हो, चाहे डेप्थ का बात हो, चाहे जियोलॉजी अर्थ सर्फेस कैसा है उसका प्रॉब्लम हो, ये सभी प्रॉब्लम को छोटा कर देगा यदि हम कोल गैसिफिकेशन प्रैक्टिस किए तो हो जाएगा सभी चीज़। बोला कि ट्रेडिशनल कोल माइनिंग से भी आप यदि कंपेयर करते हो और उसके प्रोसेसिंग से भी कंपेयर करते हो तो अंडरग्राउंड कोल गैसिफिकेशन ये आपके सरफेस डैमेज को भी एलिमिनेट करता है और सॉलिड वेस्ट डिस्चार्ज भी नहीं होता है। क्यों? क्योंकि इससे सल्फर डाइऑक्साइड भी कम हो जाता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एमिशन भी कम हो जाता है, तो सबको आप कलेक्ट कर पा रहे हो। ये बेस्ट मेथड है। ऑन सिमिलर लाइन अंडरग्राउंड कोल गैसिफिकेशन ऑफर्स अल्टरनेटिव, और ये आपके लिए एक अल्टरनेटिव मेथड भी है कि आप कितना कन्वेंशनल कोल माइनिंग करोगे। आप अनकन्वेंशनल तरीके से भी आप कोल गैसिफिकेशन करके आप निकाल सकते हो, गैस को ले सकते हो और उसको एनर्जी के रूप में यूज़ कर सकते हो। ये कन्वेंशनल एनर्जी के लिए एक अल्टरनेटिव है, दूसरा एक ऑप्शन है, विच इज़ वेरी गुड, क्योंकि इंडिया को चाहिए एनर्जी। समझ रहे हो ना बात को। तो अब हम बात करते हैं इकोनॉमिक बेनिफिट्स क्या होगा इसका। बहुत सारे बेनिफिट है। आपको ट्रांसपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं है कोल को, इतना बड़ा बड़ा बल्कि, और जानते हो इंडिया में तो जो मॉइस्चर कंटेंट है बहुत ज़्यादा, और लॉजिस्टिक कॉस्ट बढ़ जाता है इससे, नंबर 1 प्रॉब्लम। दूसरा है कि ऐश और स्लैग जो भी इसके बाय प्रोडक्ट, जो भी उसके वेस्ट प्रोडक्ट निकलेंगे उसको डिस्पोज ऑफ करने की ज़रूरत नहीं है कहीं पे, डायरेक्ट आ जा रहा है गैस फॉर्म में, तो इन्वायरमेंटल कंसर्न भी नहीं हुआ। सेकंड पॉइंट। और नो नीड फॉर अबव ग्राउंड गैस, ऊपर आपको प्लांट की भी ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट ड्रिल से आपका गैस निकल रहा है। आप यहाँ प्लांट लगा के भी गैसिफिकेशन करने वाले हो नहीं, वो तो अंदर ही अंदर हो गया।
तो कोई बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर का भी क्रिएशन नहीं है, प्लांट बनाने की आवश्यकता नहीं है आपको। नो नीड टू प्रिपेयर द कोल टू बी फेड इनटू द रिएक्टर, और आपको कोल नहीं देना है एनर्जी क्रिएट करने के लिए, बस गैस डायरेक्ट बन गया, ये कोल अंदर है, अंदर ही किया, हो गया, बात खत्म। विन विन सिचुएशन है। देखो नो नीड फॉर कोल हैंडलिंग, कैसे कोल को हैंडलिंग किया जाए, क्योंकि हमारे बहुत सारे एक्सीडेंट हो जाते हैं वहाँ पे, तो ऐसा प्रॉब्लम भी नहीं होगा। नो नीड फॉर कोल टू बी माइंड, माइनिंग करने के लिए भी ज़रूरत नहीं है आपको, आराम से नीचे डाल दो यार, हो जाएगा आराम से। समझ रहे हो ना बात को? तो सिग्निफिकेंट लोअर कैपिटल कॉस्ट इन्वॉल्व है इसमें एज कम्पेयर ग्राउंड प्लांट्स। यदि ऊपर वाला प्लांट होता बड़ा खड़ा करने में, तो कैपिटल इन्वेस्टमेंट कितना ज़्यादा होता उसमें, ये तो बस एक ड्रिलिंग करना है आपको। तो देखो, तो इन्वायरमेंट बेनिफिट क्या है ना, इन्वायरमेंट बेनिफिट कि लेस इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट हो रहा है, क्योंकि पहले वाला जो करोगे तो उसमें तो बहुत ज़्यादा हैंडलिंग, मेंटेनेंस, माइनिंग करने में बहुत सारा गैस इमिशन हो रहा था, और हम देख ही रहे थे, एक्सीडेंट हो रहा था तरह तरह का। नंबर 1। दूसरा क्या है कि ऑल और जो सब्सटेंशियल जो आपके जो भी बहुत सारे निकलते, जैसे सल्फर हो गए, मरकुरी हो गया, आर्सेनिक, ऐस हुआ, ये तुम्हारा क्या है कि वो अंडरग्राउंड ही रहेगा, वो नहीं निकलेगा, तो ये आपके लिए इन्वायरमेंटल कंसर्न नहीं है। ठीक है, अंडरग्राउंड सलाइन वाटर का इस यूज्ड, आपका जो नीचे का सलाइन वाटर है उसको भी यूज़ किया जा सकता है। सिग्निफिकेंटली रिड्यूस यूज ऑफ ग्राउंड वाटर, और कंटामिनेशन होगा ही नहीं होगा, क्योंकि आप ऊपर से ही निकाल ले रहे हो, नीचे आप जा ही नहीं रहा है बात आपका, तो फ़ायदा ही फ़ायदा है। नो लैंडफिल, यानी कि आप खाली नहीं छोड़ दिए हो, अभी ओपन ऑप्शन में होता, ओपन कास्टिंग में क्या होता है, ये छोड़ दिए, तो ये वाला भी बात नहीं है ना, अलग से आपको उसको कवर नहीं करना पड़ेगा, आप एक बार कर लिए, क्योंकि आप छोटा एरिया कवर किए, बस हल्का सा मिट्टी डाल दो, बात खत्म हो गया। कोल सीम बिंग गैसिफाइड आर बिलो द फ्रेश ड्रिंकिंग वाटर सप्लाईज, तो बोला जो कोल सीम्स बिंग जो गैस करेंगे आर बिलो द फ्रेश ड्रिंकिंग, यानी कि वो मतलब कोई हमारे पोर्टेबल वाटर को ये कंटामिनेट करने वाला नहीं है। मिनिमम लैंड यूज़ का भी ज़्यादा लैंड का भी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, जैसे कि मैंने बोला पहले भी। क्राइटेरिया आप देखो, सिग्निफिकेंटली रिड्यूस क्राइटेरिया एयर पोल्यूटेंट का भी प्रॉब्लम नहीं है, वही बार बार आ रहा है बात। एनी सल्फर और मेटल्स दैट रीच द सरफेस डू सो केमिकली रिड्यूस स्टेट मेकिंग दैम ईजियर, जो ऊपर आ रहा है इसके साथ कुछ टॉक्सिक कोई एलिमेंट आ रहा है, मेटल आ रहा है, वो अपना स्टेट भी यूज़ कर सकता है अपना इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के लिए। तो मतलब इतना फ़ायदा है, बात समझे? तो आज क्लास में हमने यही जाना है, तो क्या क्या होगा, सेल गैस एक्सट्रैक्शन एंड सो ऑन। दैट्स इट फॉर टुडेज क्लास।